जाता है। प्रतिकूल मौसम में 2 से 3 दिन पर जो है हल्की सिंचाई, कम से कम उसके जमीन में नमी बना रहे इतना तो जरूर हम सिंचाई उसमें करें। जहाँ तक समुचित जल प्रबंधन की बात है तो धान की रोपनी के 1 सप्ताह के बाद से लेकर कटाई के 15 से 20 दिनों पहले तक 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खेत में लगा रखने से धान की अच्छी उपज प्राप्त होती है। खेत में कम से कम नमी अवश्य ही बनाए रखें एवं खेत में दरार पड़ने न दे। आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है पौधा धीरे धीरे लेता है, ज्यादा देने के बाद या तो पानी के साथ वह जमीन के नीचे चला जाता है या हवा के साथ प्रतिक्रिया करके उड़ जाता है। इसलिए कम से कम नाइट्रोजन को जो है 3 भाग में बांट करके देना चाहिए। रासायनिक खाद का प्रयोग मिट्टी जांच के आधार पर करना चाहिए। यदि मिट्टी जांच संभव न हो तो वैसी परिस्थिति में 37.5:75:45 किलोग्राम नाइट्रोजन स्फूर एवं पोटाश का व्यवहार प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम कदवा के समय किया जाता है। रोपाई के 25 से 30 दिनों के बाद 75 किलोग्राम नाइट्रोजन का व्यवहार प्रथम उपरिवेशन के रूप में किया जाता है। पुनः रोपाई के 50 से 55 दिनों के बाद 37.5 किलोग्राम नाइट्रोजन का व्यवहार प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन के रूप में किया जाएगा। उपरिवेशन के समय इस बात का ध्यान में रखें कि खेत गीला हो या उसमें काफी नमी हो ताकि इसका उपयोग समुचित रूप से हो सके। एक तो हमारे यहाँ जो जिंक का काफी अभाव है हमारी मिट्टी में, वह जो है 1 महीना के बाद जो है पौधा पे दिखाई देने पड़ता है। ये तो जिंक जिस समय हम जो रुपाई करते हैं उस जमीन तैयारी के समय में ही दे देना चाहिए। जो किसान भाई नहीं दे पाए हैं वो कम से कम उसका जिंक का लक्षण यूँ कहे कि वह पत्ता दिखाई दे तो हम ऐसी परिस्थिति में जिंक का जो है पानी में घोल करके उसका जो है छिड़काव कर सकते। और इस समय जिसको तना छेदक कहते हैं उसका भी प्रकोप रहता है, जो कि नीचे से जो मुख्य तना होता है उसको नीचे जड़ के भीतर से काट देता है, जो ऊपर सूख जाता है, उसको खींचने के बाद वह जो है निकल जाता है। लेकिन अगर स्टैम्प बोर्डर लगा हुआ है तो फुराडॉन जो है 4G आप जो है उसका प्रयोग भी, नमी बनी रहनी चाहिए और इसे अवस्था में देने के बाद पूरा जो है पौधा तीता हो जाता है और वह जो है मर जाता है। एक ब्लाइट भी पत्ता पे दिखाई पड़ता है, वह नाव के तरह दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे वह पूरा फैल करके पूरा पत्ता जो है सूख जाता है। इस तरह का अगर लक्षण दिखाई पड़े तो आप जो है उसके लिए भी बहुत सारा दवाई यहाँ जो है बाजार में उपलब्ध है। कार्बेंडाजिम नाम का एक दवाई है, आप उसका भी प्रयोग घोल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल करके आप उसका स्प्रे करेंगे। जायद मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों के अंतर्गत यदि भिंडी की बात की जाए तो इसकी खेती प्रदेश के बहुत से किसान करते हैं और जिन किसान भाइयों ने मार्च के प्रथम सप्ताह में भिंडी की बुआई की होगी उनकी फसल इस समय 20 से 25 दिनों की पड़भार अवस्था पर होगी, जिससे अधिक उपज लेने के लिए इसमें सस्य कार्यों को करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि किसान भाइयों द्वारा समय पर खरपतवारों को न निकालना, समय पर सिंचाई न करना, असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग के फलस्वरूप भिंडी की फसल की कम बढ़वार, पीला पड़ना तथा पौधे सूखना देखा जाता है तथा फसल सुरक्षा के अभाव में कीट एवं रोगों का प्रकोप अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को इस फसल से आने वाले समय में कम उत्पादन में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों 20 से 25 दिन की भिंडी की फसल में सस्य क्रिया प्रबंधनों को कैसे अपनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। किसान भाइयों, भिंडी की खेती जायद में एक कैश क्रॉप के रूप में किसानों के द्वारा उत्पादित की जा रही है। किसान भाइयों, इसकी अच्छी खेती के लिए कुछ महत्वपूर्ण सस्य क्रियाएं हैं जिन पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फसल हमारी लगभग 1 माह की हो चुकी है। इसमें जो मुख्य रूप से सस्य क्रिया करने की जरूरत है वो आती है हमारी खरपतवारों का प्रबंधन। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारी फसल में खरपतवार हो जाते हैं तो खरपतवार हमारे उत्पादन को 30 से 35% तक प्रभावित
कर ही देते हैं, साथ ही साथ अन्य जो हमारे न्यूट्रिशनल लेवल हमारी मिट्टी की होती है, जो तत्वों का प्रबंधन जो मिट्टी में होता है, उनको भी प्रभावित करके हमारे उत्पादन को ये प्रभावित कर देते हैं। इसके प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि गर्मियों में अगर हम दवाओं का या रसायनों का सहारा न लेकर के अगर हम इसको श्रमिकों के माध्यम से अगर हम खरपतवार खुरपी और उसकी से निराई के माध्यम से अगर हम खरपतवारों को निकाल लेते हैं तो उसके 2-3 फायदे आते हैं। नंबर 1, अगर रसायन का हम फसल में प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी मिट्टी की भौतिक दशा भी सुरक्षित बनी रहती है। साथ ही साथ अगर हम निराई करवाते हैं, खरपतवारों को निराई के माध्यम से निकालते हैं, तो जो खरपतवार आते हैं उनको हम मेड़ या मिट्टी में वहीं पर रख देते हैं, जो कि नमी संरक्षण, जो मॉइस्चर कंजर्वेशन का भी जो गर्मियों में बहुत जरूरत पड़ती है, उसको भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे किसान भाइयों अपने खेत से हम खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है भिंडी के उत्पादन में, वो किसान भाइयों आती है उर्वरकों, खाद और उर्वरकों का मिट्टी परीक्षण के उपरांत उचित मात्रा में प्रयोग। इसके लिए किसान भाइयों आप देखते हैं कि जैसा कि जायद की फसल है और सब्जी वाली फसल है, तो इसके लिए 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आपको सड़ी गोबर की खाद मिल जाती है, तो जिस समय भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं उसके पहले आखिरी जुताई के समय अगर हम खेत में मिला देते हैं तो हमारा उत्पादन और उसकी उत्पाद की जो गुणवत्ता होती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। इसके लिए किसान भाइयों जहां उर्वरक की बात आती है तो इसमें जो मुख्य रूप से एनपीके है वो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन है और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में हमारी फसल में देने की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर। जहां तक किसान भाइयों इसके देने की बात आती है तो इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से जिस समय हमें खेत की जुताई करते हैं बुआई के पहले, उसी समय खेत में मिला करके और बुआई कर दी जाती है। जो नाइट्रोजन की शेष मात्रा बनती है किसान भाइयों, वो हमारी जो प्रथम दो तो पहली चाय के बाद जो उपयुक्त नमी आती है उस पर उस आधी मात्रा की नाइट्रोजन और जो शेष हाफ नाइट्रोजन, जो चौथाई नाइट्रोजन बचती है, उसको जब हम तुड़ाई होती है उसके बाद हम मिट्टी में मिला देते हैं सिंचाई के उपरांत। तो आप देखेंगे कि इस तरह से अगर हमारे किसान भाई अपनी फसल में उर्वरकों का प्रबंधन, खाद का प्रबंधन आप देखेंगे कि समय पर कर लेते हैं तो हमारे किसान भाइयों के द्वारा एक अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है किसान भाइयों भिंडी में, वो जैसा कि आप जानते हैं कि ये गर्मी की फसल होती है, वो सिंचाई का प्रबंधन। सिंचाई के प्रबंधन में विशेष ध्यान देने की जरूरत ये होती है किसान भाइयों कि गर्मी में लगभग हमें भिंडी की फसल में प्रति सप्ताह 1 हल्के पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों पानी देने में ये विशेष सावधानी रखने की जरूरत है कि पानी खेत में जब भी लगाएं तो उस खेत में जो मेड़ बनाए वो छोटी हो, समतल मेड़ हो और पानी कहीं भी खेत में भरे ना। आप ये देखें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों ये आती है कि जब पानी लगाएं तो पानी शाम के वक्त है। हमारी कोई भी फल वाली फसल है तो उसमें हम लोग यही कहते हैं कि गर्मियों में जो सिंचाई करें वो शाम के बाद करें, उससे हमारी फसल में शीतलता बनी रहती है और उत्पाद पर भी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप देखेंगे कि जो भी हम लोगों के द्वारा वैज्ञानिक संस्तुति दी जाती है उसमें जो मुख्य रूप से है कि जो हमारे 30 से 40 दिन शुरुआती दौर पर है उसमें अगर हम खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें, साथ ही साथ जो हमारे खाद उर्वरक वो मृदा परीक्षण के आधार पर दें और सिंचाई का गर्मियों में निरंतर उसका प्रयत्नशील लेकर के उसका अगर हम प्रबंधन कर लें तो ये संतुलित वैज्ञानिक संस्थितियों या संस्कृतियों का अगर प्रबंधन करके हमारे किसान भाई जायद में जब भिंडी की खेती लेंगे तो उससे आप देखेंगे अच्छा उत्पादन और अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में रबी फसल के रूप में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है गेहूं, जिसका क्षेत्र अन्य फसलों जैसे तिलहनी, दलहनी की तुलना में अधिक है और गेहूं, जौ की फसलें इस समय पकने लगी हैं। कई जगहों में इसकी कटाई एवं मड़ाई का कार्य चल रहा है और कई जगह प्रारंभ होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों
आपको कटाई मड़ाई के उपयोग में होने वाले यंत्रों की जानकारी एवं प्रयोग विधि के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले यदि कटाई क्रिया की बात करें तो प्रायः किसान पारंपरिक विधि यानी कटाई दरांती से करते हैं, जिसमें समय अधिक लगने के साथ साथ मजदूरों की समस्या के कारण बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है। जबकि यदि फसल की समय से कटाई कर ली जाए तो मौसम में होने वाली अनियमितता के खतरे से बचने के साथ साथ कटाई में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। इसलिए किसान भाइयों, कटाई मड़ाई में प्रयुक्त होने वाले वे यंत्र कौन कौन से हैं तथा इनकी कार्यविधि क्या है और इनकी देखरेख कैसे करनी है, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, रबी फसलों के अंतर्गत मुख्य रूप से गेहूं, जौ की फसलें इस समय पकने के कगार पर हैं और आने वाले माह से कटाई गहाई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और यह कार्य किसान भाई जितना शीघ्रता से कर लेंगे उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। परंतु इस कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिए कटाई हेतु कुछ आधुनिक कृषि यंत्रों का सहारा लेना आवश्यक है। यदि किसान भाई के पास कम क्षेत्रफल है तो वे तराती या हंसिया से कटाई का कार्य कर लेंगे। परंतु जिन किसान भाइयों का क्षेत्रफल व्यापक है उनके सामने एक तो मजदूरों की समस्या रहती है, साथ ही यदि वे कटाई का कार्य मजदूरों से भी करवाते हैं तो इस कार्य में समय अधिक लगने के साथ साथ लागत बढ़ जाता है। जबकि वे इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए रीपर या रीपर बाइंडर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे एक तो कम मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ साथ उनका अधिक से अधिक समय बच जाएगा और शीघ्र ही मड़ाई करवा के अपने उत्पाद को सुरक्षित कर लेंगे। किसान भाइयों, आप इन कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी अवश्य लेना चाहेंगे कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं तथा यदि इसका प्रयोग करते हैं तो कितने मजदूरों की बचत होगी और कटाई का लागत खर्च कितना बचेगा। तो सर्वप्रथम आइए बात करते हैं रीपर की। तो यह एक ऐसा यंत्र है जिससे केवल कटाई करके खेत में गिरा दिया जाता है। इसके उपरांत के सभी कार्य मजदूरों द्वारा करवाने पड़ते हैं। किसान भाइयों, रीपर के दो तरह के मॉडल बाजार में उपलब्ध हैं, एक मानव चालित रीपर तथा दूसरे शक्ति चालित रीपर। शक्ति चालित रीपर लगभग 30 मिनट में 1 एकड़ क्षेत्रफल की कटाई करते हैं। रीपर से कटाई करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है और प्रति एकड़ कटाई की लागत लगभग 250 रुपए आती है। यदि कटाई का यह कार्य मजदूरों से करवाते हैं तो समय अधिक लगने के साथ साथ लागत के रूप में प्रति एकड़ लगभग 1400 से 1500 रुपए का खर्च आता है। दूसरा यंत्र है रीपर बाइंडर। इस यंत्र की विशेषता होती है कि ये कटाई करने के साथ साथ बंडलों की बंधाई भी साथ में करता जाता है और इस यंत्र से कटाई करने में लगभग 1 घंटे समय लगता है और प्रति एकड़ कटाई की लागत लगभग 250 रुपए आती है। जबकि यदि मजदूरों से कटाई एवं बंधाई का कार्य करवाते हैं तो प्रति एकड़ लगभग 1400 से 1500 रुपए का व्यय इसमें भी आता है। किसान भाइयों, अभी आपने इन कृषि यंत्रों की कार्य क्षमता के बारे में जाना। अब आप यह भी जानना अवश्य चाहेंगे कि इन यंत्रों की प्राप्ति कहां से करें और इनकी कीमत कितनी है। तो किसान भाइयों, आप इन यंत्रों को प्राप्त करने एवं इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानने के लिए अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। यदि रीपर एवं रीपर बाइंडर की कुल कीमत की बात करें तो रीपर की कुल कीमत 1,25,000 रुपए और रीपर बाइंडर की कीमत लगभग 2,85,000 रुपए होती है। किसान भाइयों, कटाई के बाद आप गहाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के गहाई यंत्रों का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अब ऐसे भी थ्रेसर आ चुके हैं जो प्रति घंटे 12 से 15 क्विंटल या इससे भी अधिक अनाज निकालते हैं, जो कि 35 से लेकर 65 हार्स पावर वाले ट्रैक्टर से चलाए जा सकते हैं और इस प्रकार के थ्रेसर की कीमत 50 से लेकर 80,000 रुपए के बीच में है। अब यदि बात करें थ्रेशर के प्रयोग की तो आप इसका प्रयोग करने से पूर्व इसकी उचित देखरेख अवश्य कर लें, क्योंकि इस यंत्र का प्रयोग पूरे वर्ष में केवल एक बार ही होता है। ऐसे में प्रयोग करने के पूर्व ग्रीसिंग, कलपुर्जे की सेटिंग इत्यादि पर अवश्य ध्यान दें, ताकि गहाई के कार्य के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। किसान भाइयों, गेहूं एवं जौ की गहाई के अन्य यंत्रों की बात करें तो आज के समय में कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। इस यंत्र के प्रयोग से बहुत कम समय में कटाई और गहाई का कार्य एक साथ हो जाता है। परंतु किसान भाइयों, कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग बड़े आकार के क्षेत्रफल पर किया जाता है,
क्योंकि छोटे खेतों में इस कंबाइन मशीन के द्वारा कटाई करना संभव नहीं होता। अतः इस मशीन का प्रयोग बड़े किसानों के द्वारा ही किया जाता है। किसान भाइयों, जहां तक बात करते हैं इसकी कीमत की, तो कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण अपने प्रदेश में अधिकांश किसान भाई इसका प्रयोग किराए पर लेकर करते हैं, जिसमें कि प्रति एकड़ लगभग 800 से 1000 रुपए का खर्च आता है। परंतु इसमें कटाई एवं गहाई का कार्य एक साथ हो जाने से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। परंतु किसान भाइयों, इस यंत्र के प्रयोग में एक सबसे बड़ी हानि होती है, वह है कि इस यंत्र का प्रयोग करने से गेहूं का ठूंठ खेतों में ही रह जाता है, अर्थात भूसा प्राप्त नहीं हो पाता। परंतु किसान भाइयों, कंबाइन से कटाई के उपरांत आजकल ऐसे थ्रेशर उपलब्ध हैं जो कि कटाई उपरांत बचे डंठलों से भूसा निकाल लेते हैं। किसान भाइयों, कटाई एवं गहाई के यंत्रों के साथ मुख्य रूप से ट्रैक्टर का उपयोग होता है। किसान भाइयों, गहाई के मुख्य यंत्र थ्रेशर को शक्ति प्रदान करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग बहुतायत से होता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप ट्रैक्टर की देखरेख पर अवश्य ध्यान दें। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप इन बताए गए यंत्रों एवं इनका प्रयोग सही ढंग से करते हैं तो आपको रबी की मुख्य फसल गेहूं और जौ से मिलने वाला लाभ और अधिक बढ़ जाएगा। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम अगवानपुर, जिला पटना के कृषक राणा प्रताप सिंह जी ने आपने अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप जूट की खेती करना चाहते हैं, अतः इस संबंध में इसकी बीज बिजाई पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो राणा जी, इसे तो देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। जूट की खेती प्राय सभी प्रकार की भूमि में की जाती है। मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर 2-3 जुताइयां हैरो से कर मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। प्रत्येक जुताई पर पाटा भी चलाते हैं ताकि ढेले रहने न पाए और जमीन भी समतल बनी रहे। खेत में पहली जुताई पर गोबर की सड़ी खाद 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से छींट देते हैं तथा अंडी, सरसों या अन्य खल्लियों का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त फसल को 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा स्फूर एवं पोटाश की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय ही खेत में समान रूप से छिटक कर मिट्टी में मिला देते हैं। जूट के प्रभेदों को 2 वर्गों में रखा गया है। कॉर्कोरस ऑलिटोरस मीठा पाट है और वहीं कॉर्कोरस कैपिलरिस तीता पाट कहा जाता है। जहाँ तक बीज दर एवं बुआई विधि की बात है, अच्छी गुणवत्ता वाले 5 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए पर्याप्त होता है। फिर हम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ही बुआई करें। बुआई का उपयुक्त समय मार्च से लेकर के जून तक का होता है। बुआई के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज गिराए जाते हैं। बुआई के पश्चात खेत में पाटा चला दिया जाता है, जिससे कि बीज मिट्टी में ढक जाए। सीड ड्रिल से भी इसकी सीधी बुआई की जा सकती है। जल निकास के लिए नालियां बना दी जाती है। खेत में जब 25 सेंटीमीटर के पौधे हो जाए तो खुरपी या हैंडहो या अन्य कृषि यंत्रों की सहायता से फसल की निराई गुड़ाई अवश्य ही कर देनी चाहिए। साथ ही साथ बछनी कर पौधों की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। जहाँ तक सिंचाई प्रबंधन की बात है तो शुष्क परिस्थिति में 2 से 3 सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष बची आधी मात्रा को बुआई के 1 माह होने पर उपरिवेशन के द्वारा देते हैं। पर ध्यान रहे कि उपरिवेशन के समय खेत में उचित नमी बनी रहे। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम कोनेला, जिला समस्तीपुर के कृषक कमल ईश्वर ने आपने अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप मखाने की रोपाई करना चाहते हैं, अतः इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो कमल जी, इसे तो देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। मखाने की खेती स्थिर जल वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसका औसतन गहराई 1 से 1.5 मीटर तथा तलहटी पर ह्यूमस का अच्छा जमा होना उपयुक्त पाया गया है। अधिक गहराई वाले तालाब एवं प्रवाहित जल में मखाना की खेती अनुपयुक्त होता है।
मखाना के बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए केवाल या काली दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। तालाब का पानी और मिट्टी अम्लीय होने पर चूने का प्रयोग कर उसमें सुधार लाने से मखाने की खेती हेतु उपयुक्त हो जाती है। सामान्यतः मखाने की खेती हेतु तालाबों में सालों भर पानी रहना तथा पानी का pH 7.1 से 8.2, पारदर्शिता 40 से 50 सेंटीमीटर तथा पानी का तापक्रम 18 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त पाया गया है। मखाने की बीज बुआई से पूर्व तालाबों में जलकुंभी या अन्य जलीय घास अर्थात खरपतवार हो तो उसे पूर्ण रूपेण अक्टूबर से नवंबर माह के अंत तक निकाल देना चाहिए। फसल की बुआई। मखाने की बीज की बुआई सामान्यतः जनवरी से दिसंबर तक की जाती है। इसकी बुआई या रोपाई दोनों तरीकों से किसानों द्वारा अपनाए जाते हैं। यह परिस्थिति पर निर्भर करती है। पुराने जलाशय जहां मखाने की खेती होती आ रही है उसमें बुआई अधिक फायदेमंद है तथा नए जलाशय में रोपनी लाभप्रद पाया गया है। कृषकों के अनुभव के आधार पर मखाने का बीज काला तथा गोल होता है जिसका औसतन आकार 0.8 से 1.3 सेंटीमीटर एवं प्रति बीज वजन 0.8 से 1.2 ग्राम होता है। इसे स्थानीय भाषा में गुर्री कहते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा मखाना का कोई उन्नत किस्म का बीज तैयार नहीं किया गया है, लेकिन जल कृषकों के अनुभव के आधार पर बड़े आकार के पतले छिलके वाले बीज अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। मखाने की बीज बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्रों में 80 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पूर्व बीज में बेहतर अंकुरण हेतु उसे 1 सप्ताह तक भीगे जूट के बोरे में छायादार स्थान पर रखा जाता है तथा बीच बीच में पानी का छिड़काव भी किया जाता है। बुआई के समय पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी लगभग 1 से 1.5 मीटर तक रखी जाती है। मखाने की बीज की बुआई नए तालाबों में पूरी तरह की जाती है क्योंकि बीज की अंकुरण क्षमता 50 से 60% ही रहती है। तत्पश्चात पुनः बीज बोने की आवश्यकता नहीं होती। पुराने तालाबों में पिछले फसल के बीज से नई फसल पनप आती है, अतः पौधे की संख्या कम होने पर दूसरे तालाब के पौधे से प्रत्यारोपण करके खाली स्थानों को भरा जाता है अथवा उसी तालाब से अधिक घनत्व वाले जगह से पौधा निकालकर खाली जगहों को भरा जाता है। फसल की पौध रोपाई। मखाने के पौधे की रोपाई की 2 विधियां हैं। प्रथम विधि में मखाने की थावले युक्त पौधे निकालकर रोपाई तथा द्वितीय विधि में मखाने के पौध जिसे तालाब से निकालकर जड़ में मिट्टी नहीं रहती है रोपाई करते हैं। मखाने की रोपाई का कार्य तालाब में खाली स्थान पर करते हैं, अन्यथा नए तालाब में 1 से 1.5 मीटर कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी पर लगाते हैं। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। लगातार तीसरी बार जदयू की कमान संभालेंगे शरद यादव। नीतीश ने की घोषणा। सहायता राशि में कटौती पर भड़के सीएम ने केंद्र पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार बना रही नई नियमावली। विज्ञापन के जरिए होगा नामों का चयन। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बिहार के 7 मुन्ना भाई गिरफ्तार। दूसरों के बदले दे रहे थे पुलिस भर्ती की परीक्षा। सारण में भगवान भरोसे है अग्निशमन विभाग। चालक की कमी, संसाधनों का भी घोर अभाव। गृह रक्षा वाहिनी से ली जा रही मदद। और शेखपुरा में 10 साल से अधूरा पड़ा है पावर ग्रिड का निर्माण कार्य। विभाग ने सरकार पर फोड़ा ठीकरा। बिजली की समस्या से लोग परेशान। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। शरद यादव लगातार तीसरी बार जदयू के अध्यक्ष बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा बाद में की जाएगी। नीतीश ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी। वहीं बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर सीएम एक बार फिर से बोलने से बचते रहे। हालांकि इशारों में लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित नेता जरूर बता दिया। तो नीतीश केंद्र पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि केंद्र ने बिहार को 12,000 करोड़ की सहायता दी है, जबकि बिहार सरकार ने 20,000 करोड़ की मांग की थी। नीतीश ने केंद्र पर राज्य पुनर्गठन के समय किए गए वादे से मुकरने का आरोप लगाया। आपको इतना बता देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के फिर से श्री शरद यादव जी ही अध्यक्ष बनेंगे। घोषणा तो चुनाव पदाधिकारी करेंगे। आडवाणी जी 2009 में तो एनडीए के प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार थे, लेकिन 2014 के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई निर्णय लिया नहीं है। तो पहले हम लोग उसमें क्या करें? लोगों के पार्टी का राष्ट्रीय परिषद का सम्मेलन है 13 और 14 अप्रैल को दिल्ली में। वहां अध्यक्ष का चुनाव भी है और पार्टी विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करेगी। लेकिन 12,000 करोड़ रुपए से हम थोड़ा असंतुष्ट हैं, क्योंकि हमारी मांग तो 20,000 करोड़ रुपए की थी उस वक्त। और वैसी सूरत में उन सभी स्थानों पर जहां सीआरपीएफ की बटालियन तैनात थी पहले से, उन जगहों पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का डीजीपी ने इंतजाम किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने दावा किया है कि पार्टी 100 सीटों पर जीत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि जदयू, शिवसेना और अकाली दल जैसी सहयोगी पार्टियों पर उन्हें गर्व है। माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में कई निर्णय लिए गए। देश में तमाम उस 300 सीटों पर जहां हम चुनाव लड़ते हैं, उस चुनाव में हमारी तैयारी बूथों पर तक जाए। और ये संकल्प लिया गया कि बाकी जो समझौता और जो समझदारी के साथ हम चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पे इस देश में 300 सीटों का लक्ष्य पूरा करेगी और उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। तो राजीव प्रताप रूडी साहब दावा कर रहे हैं कि इस बार पार्टी 300 सीटों पर
जीत हासिल करेगी और उसके साथ ही केंद्र में सत्ता पर काबिज भी होगी। आगे बढ़ते हैं। सूबे के नगर विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में इस बार भाजपा की ही सरकार बनेगी और पार्टी बहुमत से जीत कर आएगी। गया में ईटीवी से बातचीत में मंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम पद की दावेदारी पर कहा कि ये पार्टी आलाकमान को ही फैसला लेना है। फैसला हमारी पार्टी करेगी जाकर के, पार्टी का जो फैसला होगा उसका स्वागत हम करेंगे और देश की जनता करेगी जाकर के, तो देश की जनता